हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले मैथ का क्लास नंबर 5। ठीक है, और इसके पहले हमने 4 तक किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ, मैंने मैथ का जो 500 टारगेट करके चल रहा था उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया, जाके आप देख लेना। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर उन सभी क्लासेस की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बताऊँगा आपके लिए। पहली चीज़ क्या कि आप जब भी क्लास को स्टार्ट करते हो मेरे चैनल पे, मतलब ए टू जेड स्टडी पे, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का मन में डाउट रख के मत पढ़ा करो। बिकॉज डाउट रख के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं आधा चीज़ें। डाउट मतलब क्या हो गया, जैसे आप पूछते हो क्या एग्जाम में लेवल यही रहेगा, क्या एग्जाम का लेवल, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं। भाई देखो, आप किसी भी तरीके के डाउट को लेके मन में मत पढ़ो। बिकॉज मैं पिछले 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप थे या नहीं थे, और भी स्टूडेंट्स थे, और उससे पहले मैंने 2 बार एयरफोर्स क्रैक कर रखा है। बात समझ में आ गया। और पिछले 2.5 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो भी चुका है। तो इसके लिए भी कोई डाउट मत रखो, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछता है, और आप इस बार पूछा भी जाएगा। दूसरी बात ये, देखो क्लास में कभी कभार किसी वीडियोस में कुछ एक टॉपिक होता है जो मेरे से भी गलती हो जाता है। ठीक है ना, ये होता है क्योंकि मुझे आपके सामने से इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ाना होता, ये लाइव क्लासेस में वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है। और बोलते बोलते अचानक कभी कभार कुछ गलती से गलत बोल देते हैं लोग। ठीक है ना, उसमें जो गलतियाँ होती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना। तो वो गलती कौन सुधार पाएगा, जो क्लासेस को कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो एक काम करना कि क्लास कहीं भी डाउट है तो उसकी नेक्स्ट सीरीज़ को जरूर देखना। कहीं मैंने मान लो कि पार्ट 4 में कुछ गलत बताया हो तो पार्ट 5 में उसको जरूर सुधारूंगा। अगर पार्ट 5 में कुछ गलत बताया तो 6 में जरूर सुधारूंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डाउट है जैसे पार्ट 4 में, पार्ट 3 में कुछ गलत है तो उसका अगला सीरीज जरूर देखना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसमें उसका करेक्शन कर दिया होता है। सो गाइस, चलो बहुत टाइम ले लिया मैंने आपको। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। ठीक है ना, मतलब A और B को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 120 आता है। ठीक है, और उनके वर्ग का योगफल जो है 289 है। मतलब A² प्लस B² का वैल्यू जो है 289 है। ओके ना, तो बोल रहा है वो संख्या का योग क्या है, मतलब A प्लस बी का वैल्यू बताओ। अब बोलोगे ये क्या है, A प्लस बी तो है नहीं, ये A² प्लस B² है ना। हमें एग्जैक्टली A प्लस बी का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो आपने इतना कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जब मैंने अलजबरा की क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने कुछ फार्मूला आपको लिखवाया था, जैसे A² प्लस B² का फार्मूला। ठीक है, क्या लिखवाया था मैंने, ये आपको याद होगा कि नहीं, आपने पढ़ा था कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जाके आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि वो सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे तो मैथ का रिवीजन करने में आसान होगा। तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखाया था आपको, A प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम निकालेंगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। 1 मिनट, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB ये लिखते हैं इसको। ठीक है, आप ऐसा क्यों तोड़ेंगे हम, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है A² प्लस B² का वैल्यू हमें पता है 289 है। ओके, बट इसको हम चेंज करेंगे A² माइनस B² में। इसको तोड़ेंगे, जो मैंने फार्मूला अभी जस्ट बताया। क्या बताया भाई, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 289। ठीक है, 289 जो भी है। अब यहाँ पे A इंटू बी का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 120 है, तो 120 को यहाँ पे हम रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 240। ये माइनस में जब इस साइड होगा जाएगा तो क्या होगा, प्लस में वैल्यू हो जाएगा। तो ये मान लो हम पूरा काट दें और इसको इस साइड भेज दें तो 240 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 289 प्लस 240। हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, चलो A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 289 प्लस में 240। इसको में जोड़ना था, जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 8 4 12 का 2 और ये 5 529। अब इस स्क्वायर को हम इस साइड भेज देंगे, हटा देंगे अगर यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट 529 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23, बिकॉज 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है। तो A प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया हमारा 23 हो गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो जाओ लिखना A टू जेड स्टडी अलजेब्रा चैप्टर। ठीक है, और जाके पढ़ लेना, सारा फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। अदरवाइज फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बोल देना। मैं जो संडे को डाउट क्लास पढ़ाता हूँ ना, उसमें सारे क्वेश्चंस का मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी देखो ये यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ वस्तुओं को 200 रुपये में खरीद कर उसके 1/3 भाग को 15% लॉस पर, मतलब 15% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 25% का लाभ हो। मतलब वो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
हमने 200 रुपये में कुछ खरीदा, ठीक है। अब क्या खरीदा, कितना केजी खरीदा हमें पता नहीं है। मान लो हमने एक कोई चीज़ खरीदा जिसकी प्राइस 200 है, ठीक है ना। अब उस एक प्राइस चीज़ जो थी हमारे पास, ये तो रुपए में है, हमें रुपए की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। जो चीज़ खरीदा हमने उसको बेचा है ना, हमें पैसे को थोड़े बेचते हैं। हम तो 200 रुपये इन्वेस्ट किए किसी चीज़ को खरीद के बेचने के लिए। बट यहाँ पे बोल रहा है जो चीज़ आपने खरीदा है उसमें से 1/3 भाग को आप 50% लॉस पे बेच रहे हो। मतलब 1/3 मतलब 1/3, इतना परसेंट आपने बेच दिया 15% लॉस पे। तो आपके पास बचा क्या, तो 1 - 1/3 बचा। तो क्या बचेगा, 2/3 इसका वैल्यू होता है। आपने 1/3 को बेच दिया है, बट आपके पास 2/3 अभी है, जो चीज़ें थी आपके पास वो है। अब इसको बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचें कि टोटल हमें सेल करने के बाद 25% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। अब इसको दो तरीके से बना सकते हो। बेसिक बना सकते हो जो कि कम से कम 12 से 13 लाइन में बनेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 12 से 13 लाइन में इजीली बन जाएगा, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके। और एक ही होता है हमारे पास शॉर्टकट होता है जो कि 2-3 लाइन में बन जाएगा अगर कैलकुलेशन अच्छा हो। तो देखो यहाँ पे बेसिक बनाना होगा तो क्या करोगे आप, 200 रुपये में जो चीज़ खरीदा था उसको हम लोग लॉस करके सीपी निकालेंगे, मतलब ये करेंगे, फिर जाके अगले वाले में भी उसका वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके दोनों को जोड़ेंगे, तब जाके फाइनली हमें पता चलेगा कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तब जाके हमें एसपी निकलेगा। ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम इसको ना करना चाहें तो कैसे बने, देखो सिंपली यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। पहले कितना है हमारे पास, वैल्यू कितना था हमारा 1/3, ठीक है ना। 1/3 को हमने बेचा लॉस में, कितना 50% का। तो 15% का ना, तो 15 से मल्टीप्लाई इसको, 1/3 को हमने बेचा -15 पे, मतलब 15% लॉस पे। ओके, अब इसके अलावा और भी हमारे पास इसका हिस्सा है 2/3, 2/3। इसको हमने बेचना है प्रॉफिट में, हमें कितना प्रॉफिट पे बेचना है वही तो निकालना। तो हमने इसको x रख लिया और इन दोनों को जोड़ने पे हमारा टोटल प्रॉफिट आना चाहिए 25% का। इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा इसका वैल्यू हो गया -5 प्लस में 2/3x/25। अब ये -5 जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो +5 जब ऐड हो जाएगा इसमें 25 में तो क्या हो जाएगा, 30 इसका वैल्यू बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 2x/3 = 30, ठीक है। अब ये कट के क्या हो गया 15, x = 15 × 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा तो 45। तो हमारा टोटल कितना, हमने कितना परसेंट पे 2/3 को बेचना था, तो 45% पे बेचना था। तो फाइनली वैल्यू हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज एक मशीन को 51 लाख रुपए घाटे में बेचता है। सॉरी, यहाँ पे 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। देखो यहाँ पे आप पढ़ने वाले दो तरीके से पढ़ लेंगे इसको। जैसे भी मैंने पढ़ा, 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, मतलब 51 लाख का घाटा गया। अब इसको दूसरे तरीके से पढ़े अगर हम, राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, मतलब 51 लाख रुपए में बेचा जिसमें उसको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ ये हमें पता नहीं है। अगर यहाँ पे मे को अगर हटा दें हम तो क्या हमें वैल्यू मिलेगा कि 51 लाख रुपए घाटे में बेचता है, मतलब 51 लाख का घाटा गया। बट यहाँ पे घाटा का पता नहीं हमें कितना गया, बस ये पता है कि 51 लाख रुपए में हमने बेचा तो हमें लॉस हुआ, घाटा हुआ। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता, ठीक है, तो रुपए में बेचा होता तो उसका जो है लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। मतलब इसमें जो उसको लॉस हुआ, मान लो x हुआ, तो अगर 60 लाख में हम बेचते हैं तो उसको कितना प्रॉफिट होता, इस वाले लॉस का 8 गुना प्रॉफिट होता, मतलब 8x प्रॉफिट हो जाता है ये वाला। और ये क्या हमारा लॉस है, ठीक है। तो बताओ मशीन का सीपी क्या है, क्रैमुल क्या है। गाइस देखो क्रैमुल क्या होता है, क्रैमुल होता है इसका, क्रैमुल का 2 फार्मूला होता है। बोलोगे 2 फार्मूला कैसे होता है, एक होता है अगर हमें लॉस होगा तो हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो हम सेलिंग प्राइस में लॉस को माइनस कर देंगे। ये चीज़ तो क्लियर है आपको। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे सामने है, पहला लॉस भी हो रहा है, दूसरा हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो गाइस CP = CP करो, क्यों, क्योंकि दो कंडीशन गिवन है। हमारा पहला जो है SP में क्या करेंगे हम, SP प्लस लॉस करेंगे, क्योंकि पहले में हमें घाटे हुआ और दूसरे में क्या हो गया भाई, हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो ये काम करो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों से हमें क्रैमुल निकलता है इन दोनों फार्मूले से। तो इनका क्या हो गया, हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में लॉस को माइनस करो और उसके इक्वल में क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस को क्या करोगे, माइनस करो किस चीज़ में भाई, प्रॉफिट में। पहले में हमें 51 लाख का ना, सिर्फ 51 लिखो, 0 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें x% की लॉस हुई है, ठीक है ना, तो हमने प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 60 लाख में जब हमने बेचा, 60 लाख में
तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, तो माइनस करेंगे। कितने का हुआ है? तो 8x का। क्यों? क्योंकि हमें लॉस का 8 गुना क्या हुआ है, वो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 51 है, ठीक है। अब ये जो 8 है माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 60 माइनस 51, तो हमारा 9 ही हो जाएगा। तो ये कट के क्या बच गया, 1। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमें, 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ, जब हमने 51 लिया था तो 51 लाख, 60 लिया तो 60 लाख, हमने 1 लिया तो 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का हमें घाटा हुआ था, ठीक है ना। तो इसका क्रैमूल बोल रहा है, तो CP का फॉर्मूला क्या था, SP माइनस लॉस कर लो प्लस लॉस कर लो, या फिर SP माइनस माइनस प्रॉफिट कर लो। तो आपको लॉस का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। तो या फिर आप x का वैल्यू इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो। तो मान लो लॉस वाले में रखते हैं, तो 51 क्या था, 51 प्लस में 1 था, 52 हो गया, ठीक है। 1 क्यों, बिकॉज ये x था, तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आया है, ठीक है। तो हमने 1 रख के 52 कर लिया। या फिर 60 प्लस में 8x था ना, तो 8 इंटू 1 क्या होता है, 8 ही होगा। तो माइनस करो 8, तो फिर भी क्या आएगा, 52। तो हमें क्या हो गया, उसका हमने 52 लाख रुपए में खरीदा था, ठीक है। और 51 लाख में बेचा तो हमने 1 लाख का लॉस किया। अगर 60 लाख रुपए में बेचा तो क्या किया हमने, 8 लाख का प्रॉफिट किया। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखो 4, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी एक फर्म के मतलब कोई कंपनी है, ठीक है ना, वहाँ पे पुरुष जो है, मेल जो है, उनका टोटल मेल्स का जो है एवरेज जो है पेमेंट है वो 5200 है, ठीक है ना। कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 5200 रुपये है नहीं था। और महिला कर्मचारियों का जो एवरेज था उनका पेमेंट था 4200 रुपये था। तो पूछ रहा सभी कर्मचारियों को मिलाकर उनका औसत वेतन 5000 होता है। ये तीनों देखो एवरेज पेमेंट है, तीनों के तीनों औसत में दिए हुए हैं। तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा, इन तीनों का तीनों एवरेज में जब दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेल फीमेल प्लस M प्लस F, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। तो आपने मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा, मिश्रण, ठीक है ना, मिश्रण आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है AB और प्लस में A प्लस B होता है, तो हम इसका जो है क्रॉस करके माइनस करा लेते हैं। तो मेरे क्या बोलते हैं, हमें ये अनुपात मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है इनका। तो वही काम करेंगे हम, 0 0 को छोड़ देते हैं बिकॉज सब में डबल डबल जीरो है, ठीक है। तो लास्ट में 2 2 जीरो को छोड़ दो, हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। चाहे तो आप रख भी सकते हो 5200, 4200 या फिर 5000। तो मैं यहाँ पे डबल जीरो छोड़ देता हूँ। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, क्रॉस माइनस करोगे तो इधर लिखना है। फिर करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 8। तो 8:2 का हमें क्या होता है, फाइनली वैल्यू मिलता है। तो हमें देखो पूछ रहा है कि महिला कर्मचारियों का कितना हुआ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने मेल का रखा था, यहाँ पे फीमेल का। तो मेल का 80% है और फीमेल का कितना है 20% है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 8:2, तो 20%। आप बोलोगे कि नहीं भाई एक तो कटाते हैं हम लोग, 4:1 आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज बोल रहा है ना। तो फीमेल का 1 है तो 1/5, टोटल कितना होता है 100 परसेंटेज के लिए। तो कटा दो तो 20 बचा। तो फाइनली हमारे पास 20% ऐसे भी आ गया, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे 8:2 में अगर मेल फीमेल का पेमेंट है, ठीक है, तो 8 का क्या हो गया 80%, 2 का हो गया 20, 80 + 20 = 100, तो फीमेल का हो गया 20। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे और यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 2 अलग अलग बर्तन में पानी और शराब का रेशियो जो है 2:3 और 4:5 है। तो दोनों मिश्रणों को जब हम एक अनुपात में मिलाया जाए तो शराब और पानी का रेशियो 7:5 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करो। गाइस देखो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, पहले आंसर बता रहा हूँ। 5:3 इसका राइट आंसर है। मैंने आंसर क्यों बताया, बिकॉज इस क्वेश्चन को आप लोग 90% से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स गलत कर रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक के अच्छे से पहले पढ़ लो, फिर सॉल्व करना, फिर जाके मेरे सॉल्यूशन से मैच कराना। क्यों मैंने वैसा बोला, देखो अब मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। पहले पानी और शराब का रेशियो दिया है 2:3, 4:5, बट ये क्या है, पानी शराब नहीं है, ये शराब और पानी है। तो इसको हम लोग 7:5 ना करके 5:7 करके क्वेश्चन को जानबूझ के घुमा के दिया था कि आप गलत करो, या फिर टाइम टे 2 बार 3 बार गलती करोगे तब जाके आपको ध्यान पड़ेगा अरे भाई ये तो उल्टा दे रखा है, हमको सीधा करना है। तो 5:7 करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखो शराब और पानी है, बट आगे जो है पानी और शराब है, तो ये रेशियो में गड़बड़ी हो जाएगा, मैच नहीं करोगे तो आंसर आएगा नहीं, है ना। तो यही होता है एग्जाम में, इन सभी को हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन के। तो इसको जब हम मिक्सर चैप्टर पढ़ते थे तो किस तरीके से सॉल्व करते थे, जब रेशियो में दे रखा है तो क्या लिखेंगे, पानी का हो गया 2/5, ठीक है, ये क्या हो गया 5/9। अभी हम 5:7 लिखेंगे ना, तो 5/12।
ठीक है। अब इसको हम क्रॉस माइनस कराएंगे और नीचे लिखेंगे, जैसे हम लोग मिक्सचर वाले चैप्टर में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे इजी करने के लिए क्या करेंगे, 5 नीचे जितने भी हर में है डिनोमिनेटर में 5, 12 एंड 9 को क्या करेंगे भाई, इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। कटाओ इसको, ये 36 बार में कटेगा, ये 20 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, इस 15 बार में कट जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 36 इंटू 2 क्या हो गया, 72, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 40 दूनी 80। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे लिखते जाओ। ये 15 इंटू 5, जैसे आप लिख लो 2 इंटू 36, ठीक था, आप कॉपी पे लिख लेना उसको। 4 इंटू 20 और ये था हमारे पास 5 इंटू 15। अब इन सभी का वैल्यू आप लिख दो कॉपी पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसको, 72 और ये हो जाता है हमारे पास 80 और ये गया था हमारे पास 75। अब इसको क्रॉस माइनस करा देंगे हम लोग, तो हमारा ये बचेगा क्या चीज़, 5:3। तो फाइनली हमने जब इसको मिलाया तो हमारा वैल्यू आया 5:3, ठीक है। अब मैंने इसलिए बोला था आप स्टेप बाय स्टेप उसको कॉपी पे नोट करते जाओ, अदरवाइज समझ में नहीं आता, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है ना। अभी बोल रहा है एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु जो है 35 है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मदर प्लस फादर की जो है 35 है, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 35, 2 लोग हैं तो 35 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र, यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन, मदर, फादर एंड एक सन है हमारा पास, ठीक है। तो इनकी जो है 27 है, तो 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 81, ठीक है ना। अब बताओ, पूछ रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है। तो देखो इन माता और पिता की 70 है और ये एक सन भी आ जा रहा है तो 81 हो जा रहा है। तो माता पिता की तो ऑलरेडी 70 है, तो 70 को माइनस कर दो 81 में से, तुम्हारे पास वैल्यू आया 11। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है। इजी सा कंसेप्ट था, कुछ भी टफ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोल रहा है 6A बराबर है 11B के 7C के, तो मैं ABC का वैल्यू निकालो। तो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और बोले कि A रेशियो, B रेशियो एंड C का वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है, हमें सबको बटा में कर देना, 1/6 रेशियो, 1/11 रेशियो, 1/7, ठीक है। अब 6, 11, 7 का जब हम LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 462। तो ऊपर में सबसे 462 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इनमें भी 462 से, इसको भी 462 से और इसको भी 462 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको कटाओ, यहाँ पे 7 77 बार में कटेगा, ठीक है। इसको कटाओ तो ये 44 बार में कट जाएगा, इसको कटाओ तो 66 बार में कटेगा। तो क्या मिले हमारे पास, 77 रेशियो 44 रेशियो 60, एक मिनट, ये 42 बार में कटेगा, तो 42 रेशियो 66, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, ठीक है ना। ये 42 बार में कट जाएगा, तो 77 रेशियो 42 रेशियो 66 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का योग जो है 162 है, मतलब A प्लस B प्लस C का हमारा वैल्यू है 162, ठीक है ना। 3 संख्याओं, मान लो कोई हमें पता ही नहीं कि वो संख्या कौन है, तो हम ABC मान लेते हैं। यदि पहली संख्या जो है, ठीक है ना, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, मतलब A रेशियो, पहली संख्या A थी दूसरी B थी, तो A रेशियो B है हमारे पास 5:7, और दूसरी तीसरी का जो अनुपात है 5:3 है। तो दूसरी थी B सेकंड वाली और तीसरी थी C, तो क्या हो गया, 5:3 हो गया। तो हमें ABC का निकालना है ना, A रेशियो B रेशियो C निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हमने फाइंड आउट करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 35, ठीक है। उसके बाद ये 21, तो 25, 35 और 21 का हमें रेशियो मिल गया। अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी हमारे पास 35 है, तो क्या करेंगे, 35/, अब ये इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या वैल्यू आता है हमारे पास, 81, ओके। और टोटल जोड़ने के बाद वैल्यू क्या है, 162 से करो तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 35 दूनी 70। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिसकी वजह से एग्जाम में आपका टाइम जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको 95% क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आपको ऑलरेडी मैथ और रीजनिंग के पता होता है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से पता होता है, कहने का मतलब पता होता है, फिर भी आप नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे होता है क्या ना, टाइम टेकन होता है, वो कैलकुलेटिव होता है, तो कैलकुलेशन करने में आप रह जाते हो। अब 7 नंबर क्वेश्चन फंस गया तो उसको सॉल्व करेंगे 2 बार 3 बार,
उसी में टाइम गया तो 8 9 10 हमारा छूट गया। वही होता है और कुछ भी नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, बोल रहा है tan 405 डिग्री का वैल्यू निकालो। कहीं देखो एक ग्राफ है, ठीक है ना, चलो ये टोटल मिला के कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, 360 बड़ा है या फिर 405 बड़ा है? तो आप बोलोगे 405 बड़ा नहीं है, और सॉरी 405 बड़ा है, 360 बड़ा नहीं है, ठीक है ना, 360 बड़ा नहीं है। तो गाइस देखो पहले ही मैं बोल रहा हूँ 405 डिग्री घूमने के लिए आप लोग पहले कितना घूमोगे, 360 घूमोगे, मतलब ऑलरेडी आप इतना घूम जाओगे तब 405 आएगा ना। तो 360 जब घूम लोगे तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद कितना डिग्री और घूमोगे, तो बताओ 360 में कितना ऐड करेंगे तो मतलब 405 आएगा। तो सिंपली आप 405 में 360 को माइनस करो तो 45, मतलब 45 डिग्री आपको सिर्फ घूमना है। आपने जब भी यहाँ से स्टार्ट किया था और 360 घूम लिया तो आपका वैल्यू समझ लो ख़त्म हो गया वहीं पे। आपको 360 का वैल्यू रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 360 से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे अगेन पहुँच ही गए। तो हमने टोटल कितना किया भाई, हमारा विस्थापन कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया। डिस्टेंस भले हम बोलेंगे लेकिन हमने डिग्री कितना एंगल किया, कितना किया, हम बोल देंगे 0, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 360 हुआ या फिर 0 हो गया, सेम चीज़ हो गया। मतलब 360 के बाद हमें और जाना कितना है 405 करने के लिए 45 जाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इक्वल टू 405 बराबर, देखो इसको tan 405 डिग्री बराबर ये लिख सकते हैं tan 360 प्लस में 45 डिग्री, ये लिख सकते हो आप लोग, हाँ लिख सकते हो। अब मैंने बोला 360 जब घूम ही गए तो कहानी ख़त्म करो उसका, ठीक है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan 360 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक ना। तो tan हमने थीटा की जगह क्या रखा था 45, तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने उतना घुमाया फिराया ताकि आप समझ लो, ठीक है ना। अभी देखो ये चीज़ है इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ पे जो वाट का निशान है यहाँ पे क्या होगा। गाइस देखो इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, मान लो हमें 1000 आ गया, तो अब बताना है कि 110 में क्या जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, जितना 1000 में 110 को माइनस कर दो तो यहाँ जो वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1000 तो आएगा नहीं, बट इसको सॉल्व करो क्या आएगा, ठीक है ना, मैंने बोल दिया, एक आंकड़ा दे दिया आपको। पहले क्या करोगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में कटेगा, 1 14 दूनी 28, 12 बार में ये कट गया, ये कट गया, 12 में मिला। अब 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 240 माइनस 40 इक्वल टू 200। तो हमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 200 और RHS हमारे पास है x प्लस में 110, ठीक है ना। तो अब 110 को इधर भेज दो ना गाइज यहाँ पे, तो हमारे पास सिंपली हमारा आंसर मिला 90, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज इसका भी सही है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में जिसने भी एटलीस्ट 8 क्वेश्चन सही किए हैं, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। आज का कट ऑफ है 8 नंबर, जिसका भी 8 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल भी बिना गलती किए हुए 8 क्वेश्चन सही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 10 अटैम्प्ट किया, 2 गलती हुआ तो फिर आपका 7.5 मार्क्स आ गया। कहने का मतलब निगेटिव करके अगर 8 नंबर आ जाता है कम से कम, तो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज़ आपके 8 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करना, बिकॉज एग्जाम में लगभग 25 दिन से भी कम टाइम बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है ना। सो गाइज आई होप आप प्रिपरेशन पे फोकस करो और हाँ किसी भी टाइप का डाउट मत रखो। जो क्वेश्चन आज समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट संडे में डाउट क्लास में हम उसको ज़रूर उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।